हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट। मेरे इस यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर आनंद सिंह में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बीए 5th सेमेस्टर से द्वितीय प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाने जा रहा हूं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें से यूनिट 7 और 8 7th और 8 यूनिट छूट गए थे और मेरे कुछ विद्यार्थियों के द्वारा मुझे याद दिलाया गया कि यूनिट 7th और 8 मैंने अपलोड अभी तक नहीं किया है। वो भूल गया था, उसको मैंने सोचा था कि बाद में अपलोड करूंगा और भूल गया। तो अब मैं आप लोगों को लोक प्रशासन जो कि बीए तृतीय वर्ष का और पंचम सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत यूनिट 7th से विकास प्रशासन पढ़ाने जा रहा हूं। यूनिट 7th में है विकास प्रशासन और प्रशासकीय विकास और अस्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका। वहीं यूनिट 8 में दिया गया है भारतीय लोक प्रशासन का विकास और इसके अंतर्गत आपको प्राचीन भारतीय लोक प्रशासन पढ़ना है, मध्यकालीन लोक प्रशासन पढ़ना है और आधुनिक लोक प्रशासन पढ़ना है। तो ये जो 4-5 टॉपिक हैं इसको मैं आप लोगों को शीघ्र ही वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। आप इसको पढ़ सकते हैं और दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं बीए 3rd ईयर 5th सेमेस्टर की तरफ। पेपर सेकंड से प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आपका फर्स्ट पेपर क्या है? कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। यह फर्स्ट पेपर है, बीए पंचम सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है। बीए पंचम सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स और वहीं सेकंड पेपर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आइए चलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत यूनिट 7th से जानते हैं विकास प्रशासन के बारे में। व्हाट इज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? विकास प्रशासन क्या होता है? जैसा कि जो मेरा पहला लेक्चर बना था इस पेपर पर मतलब कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पहला लेक्चर है, उस लेक्चर में मैंने लोक प्रशासन का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र इत्यादि के बारे में बताया था। लोक प्रशासन आपने पढ़ा है, लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। अब हम जानते हैं विकास प्रशासन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। जैसा कि जो विकास प्रशासन है, यह एक नवीन धारणा है। नवीन मतलब कि नया धारणा है, यह बहुत पुराना नहीं है, यह एक नवीन धारणा है। जैसा कि लोक प्रशासन की उत्पत्ति जो होती है वह अमेरिका में 1887 में होती है और वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जन्मदाता कहा जाता है। लोक प्रशासन का जन्मदाता वुडरो विल्सन को कहा जाता है। और यह जो विकास प्रशासन है यह अभी हाल ही के वर्षों में है, यानी कि 1950 और 60 के दशक की अवधारणा है। यह 1950 और 1960 के दशक की अवधारणा है विकास प्रशासन। जैसा कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब होता है? 1914 से 1918। द्वितीय विश्व युद्ध जब होता है, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945, इस काल में द्वितीय विश्व युद्ध होता है और 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो जाता है। अब जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है तो द्वितीय विश्व युद्ध से सबसे अधिक पीड़ित होते हैं अफ्रीकी देश होते हैं। अफ्रीकी यानी कि अफ्रीका के देश होते हैं और एशिया के देश होते हैं और लैटिन अमेरिका के देश होते हैं। लैटिन अमेरिका के देश होते हैं। यही सबसे ज्यादा द्वितीय विश्व युद्ध से पीड़ित होते हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव इन्हीं पर पड़ता है, क्योंकि ये क्या होते हैं? ये उस काल के उपनिवेश होते हैं। यह उपनिवेश होते हैं, जैसा कि हमारा भारत भी 1947 तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा। श्रीलंका इत्यादि विभिन्न देशों को देख सकते हैं। अफ्रीका के देशों को देख सकते हैं, लैटिन अमेरिका के देशों को देख सकते हैं कि यह उपनिवेशवाद के शिकार रहे, साम्राज्यवाद के शिकार रहे और इन देशों में कोई विकास नहीं हो पाया। जो भी बरतानिया हुकूमत यानी कि जो भी साम्राज्यवादी थे, जैसे कि ब्रिटेन, स्पेन,
हॉलैंड, डेनमार्क इत्यादि जो भी व्यापारी होते हैं, पहले व्यापारियों ने कब्जा करना, पहले व्यापारियों ने विभिन्न देशों से व्यापार करना शुरू किया, फिर वहां की राजनीतिक स्थिति का फायदा उठाकर वहां पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो जब जब 1945 के पश्चात विभिन्न देश धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे, जैसा कि 1945 में ब्रिटेन की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी थी। जर्मनी इतना ब्रिटेन के ऊपर बमबारी किया था कि ब्रिटेन में काफी जन धन की हानि हुई थी। वहीं अब ब्रिटेन के ऊपर विभिन्न कंट्री के राष्ट्राध्यक्षों का भी दबाव पड़ने लगता है कि देशों को स्वतंत्र कर दिया जाए, उनको भी आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाए। जैसे कि जब भारत स्वतंत्र होता है तो ब्रिटेन के ऊपर यह दबाव पड़ता है चीन के राष्ट्रपति चियांग काई शेक का, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट का, फ्रांस के परराष्ट्र मंत्री का, विभिन्न नेताओं का दबाव ब्रिटेन के ऊपर पड़ने लगता है। और ब्रिटेन क्या करता है, विवश हो जाता है, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति खुद खराब हो चुकी थी, उसकी हालत खुद खराब हो चुकी थी, इसलिए विभिन्न देशों को धीरे धीरे वह स्वतंत्र करने लगता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1945 के बाद विभिन्न देश स्वतंत्र होने लगे, विभिन्न देश स्वतंत्र होने लगे 1945 के बाद। विभिन्न देश स्वतंत्र होने लगते हैं 1945 के बाद। जैसे 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था, इसी तरह से विभिन्न देश स्वतंत्र होने लगते हैं। जहां जहां ब्रिटेन का आधिपत्य होता है, ब्रिटेन जहां जिन देशों को अपना उपनिवेश बना लेता है, तो विभिन्न देशों का विउपनिवेशीकरण होने लगता है। विउपनिवेशीकरण का चैप्टर मैंने आपको कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में पढ़ाया है। विउपनिवेशीकरण क्या है? तो विभिन्न देशों का विउपनिवेशीकरण होने लगता है। अब जब विउपनिवेशीकरण होने लगता है, चूंकि यह देश साम्राज्यवादी ताकतों के शिकार हो जाते हैं, उपनिवेशवाद के शिकार होते हैं, तो यह देश काफी पिछड़ गए थे, पिछड़े देश हो गए थे। इसलिए इन देशों को हम पिछड़े देश की संज्ञा देते हैं, बैकवर्ड कंट्री की संज्ञा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे न तो सामाजिक विकास था, न तो राजनीतिक विकास था, न तो आर्थिक विकास था, न तो कोई उद्योग धंधे थे, न तो आधुनिक तकनीकी थी। यानी कि ये देश होते हैं, लैटिन अमेरिका के देश होते हैं, अफ्रीका के देश होते हैं, और एशिया के विभिन्न देश होते हैं। इन देशों में काफी गरीबी उत्पन्न हो गई थी, काफी पिछड़ गए थे, इनका सामाजिक ढांचा बेकार हो गया था, इनका सामाजिक ढांचा पिछड़ा हुआ था, राजनीतिक ढांचा पिछड़ा हुआ था, आर्थिक ढांचा पिछड़ा हुआ था। और इन्हीं देशों को धीरे धीरे जब ये देश अपना विकास करने लगे, तो इन्हीं देशों को हम विकासशील देश के रूप में जानने लगे। विकासशील देश, एक विकसित देश होता है, एक विकासशील देश होता है। विकसित देश ऐसे होते हैं जो कि अधिकांशतः उद्योग धंधों पर आधारित होते हैं, और विकासशील देश ऐसे होते हैं जो कि कृषि पर आधारित होता है, जिनका उत्पादन का साधन मुख्यतः कृषि होता है। तो ऐसे देशों को हम विकासशील देश कहते हैं। और इसी तरह से पिछड़े देश भी होते हैं जो औद्योगिक रूप से, कृषि रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से एकदम पिछड़े हुए होते हैं। तो इस तरह से हम देशों को तीन कोटि में बांट सकते हैं, तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक विकसित देश होते हैं, एक विकसित देश होता है, दूसरा विकासशील देश होता है, और तीसरा होता है पिछड़ा देश होता है, जहां पे कोई मतलब प्राकृतिक संसाधन तो रहते हैं, लेकिन वह अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाते हैं, उनके पास साधन नहीं होते हैं, उनके पास संसाधन होते हुए भी साधन नहीं होते हैं। तो ऐसे देशों को हम पिछड़ा देश कहते हैं। विकासशील देश कौन सा होता है? जिनके अंदर संसाधन होते हैं, लेकिन वह अपने संसाधनों का उपयोग धीरे धीरे करते हैं और विकास की गति पकड़ते हैं। जैसे कि भारत जब आजाद हुआ था, तो इस भारत को पिछड़ा देश कहा जाता था, लेकिन भारत ने अपने देश का शीघ्र ही विकास कर लिया, और यह भारत अब विकासशील देश की श्रेणी में सम्मिलित हो जाता है। तो इन जो पिछड़े देश हैं, इन पिछड़े देशों को हम तृतीय विश्व भी कहते हैं। तो इन देशों में जो तृतीय विश्व के देश होते हैं या पिछड़े देश होते हैं, इनका यह जरूरी हो गया था आजादी के बाद, स्वतंत्रता मिलने के पश्चात यह जरूरी हो गया था कि अपना विकास करें, या अपना आर्थिक विकास करें, सामाजिक विकास करें, राजनीतिक विकास करें। और जब ये देश अपना विकास करने लगे, तो विकास प्रशासन को इसी संदर्भ में प्रयुक्त किया गया। जहां विकसित देशों में लोक प्रशासन केवल एक अध्ययन के विषय के रूप में ही था, वहीं पिछड़े देशों में
जो लोक प्रशासन था वह एक विकास प्रशासन के रूप में परिणित होने लगा। लोक प्रशासन एक विकास प्रशासन के रूप में परिणित होने लगा। वहीं जो विकासशील राष्ट्र होते हैं या पिछड़े राष्ट्र होते हैं, जैसे कि अफ्रीका के देश होते हैं, लैटिन अमेरिका के देश, एशिया के देश होते हैं, इन्होंने विकास प्रशासन को अपनाना शुरू किया। इन्होंने विकास प्रशासन को अपनाना शुरू किया। यानी कि इन देशों में लोक प्रशासन केवल एक अध्ययन विषय के रूप में नहीं था, बल्कि एक कार्य रूप में था। हम प्रशासन के द्वारा अपना आर्थिक विकास करेंगे, राजनीतिक विकास करेंगे, सामाजिक विकास करेंगे, यानी कि अपने ढांचे, अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ढांचा का पुनर्निर्माण करेंगे और हम विकसित देशों के समकक्ष खड़े हो जाएंगे। यानी कि हम विकसित देश नहीं बन सकते हैं, लेकिन विकसित देशों का मुकाबला कर सकते हैं, इतना विकास करेंगे अपने देश का। तो विकास प्रशासन को इसी संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। और विकास प्रशासन का भी यह लक्ष्य होता है कि कैसे हम अपने देश का अधिक से अधिक विकास करें, कैसे गरीबी दूर कर सकें, कैसे भुखमरी दूर कर सकें और किस तरह से लोक कल्याण की अभिवृद्धि कर सकें। तो इस तरह से लोक प्रशासन की जगह अब विकास प्रशासन शब्द आता है। यह जो विकास प्रशासन है, विकास प्रशासन, विकास प्रशासन, आइए थोड़ी विकास प्रशासन की अवधारणा समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं कि विकास प्रशासन है क्या। व्हाट इज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। विकास प्रशासन, यह जो विकास प्रशासन है, यह प्रशासनिक विकास से लिया जाता है। इसका अर्थ क्या है? प्रशासनिक विकास है। प्रशासनिक विकास यानी कि हम प्रशासन का विकास करें, यह प्रशासन के विकास से संबंधित है। इस विकास प्रशासन के अंतर्गत जो राष्ट्र होता है या जो देश होता है, वह एक योजनाबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से अपने देश का परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन करता है। परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन करता है। अपने देश का वह परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन करता है। विभिन्न योजनाएं लाता है, विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करता है और विभिन्न योजनाओं के परिमाणात्मक और गुणात्मक क्रियान्वयन के द्वारा अपने देश का आर्थिक ढांचा बदलने का प्रयास करता है, राजनीतिक ढांचा बदलने का प्रयास करता है, सामाजिक ढांचा बदलने का प्रयास करता है। यह सरकार के उस गतिविधि का नाम है जिनमें कि अधिक से अधिक जन कल्याण की भावना निहित होती है। जन कल्याण की भावना निहित होती है। जन कल्याण की भावना इस विकास प्रशासन में निहित होती है। यानी कि जब सरकार के द्वारा अधिक से अधिक जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाती हैं, देश का विकास किया जाता है, विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, आधुनिक तकनीकियों के द्वारा आधुनिक सुविधाएं दी जाती हैं और उन सुविधाओं में परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन किया जाता है। देश का आर्थिक ढांचा पूर्ण रूप से परिवर्तित किया जाता है। परिमाणात्मक का मतलब होता है कि जिसको नापा जा सके, जिसको मापा जा सके, यानी कि नाप तौल संबंधी जो जिसकी नाप हो सके, जिसका तौल हो सके। गुणात्मक मतलब क्वालिटी में सुधार करना चाहते हैं, वह क्वालिटी में सुधार करना चाहते हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव परिवर्तन करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि विभिन्न आयामों तक हमारे प्रशासन का विस्तार हो, हमारी योजनाओं का विस्तार हो। विभिन्न आयाम माने कोने कोने तक, देश के कोने कोने तक हमारी योजना पहुंचे और कोने कोने तक संपूर्ण क्षेत्रों का विकास हो। कोने कोने तक संपूर्ण क्षेत्रों का विकास हो, ये क्या है? परिमाणात्मक परिवर्तन है। यानी कि अधिक से अधिक विकास करना, अपने योजनाओं का विस्तार करना और प्रशासनिक ढांचा का स्वरूप बदलना। क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक क्या है? यानी कि हम अच्छी तकनीकी लाएंगे, लोगों को अच्छी सुविधाएं देंगे, अच्छी तकनीक लाएंगे, लोगों को अच्छी सुविधाएं देंगे। यानी कि गुणात्मक परिवर्तन करना ही इस विकास प्रशासन का लक्ष्य होता है। जैसा कि जो पारंपरिक प्रशासन होता है, पारंपरिक यानी कि जो हमारा ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, या इसको हम ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो हमारा पारंपरिक लोक प्रशासन है, उसका ध्येय क्या है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखना और सभी योजनाओं का संचालन करना, देश की सुरक्षा बनाए रखना। ये क्या है? यह क्या है? यह लोक प्रशासन का ध्येय, लोक प्रशासन का उद्देश्य है।
वहीं जो विकास प्रशासन है, इसका ध्येय मुख्य रूप से जन कल्याण की भावना है, लोगों का अधिक से अधिक विकास करना है। जो यह विकास प्रशासन है, विकास प्रशासन का प्रयोग सबसे पहले, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? यूएल गोस्वामी ने किया था। यूएल गोस्वामी ने किया था। यह एक भारतीय विद्वान होते हैं और इनका एक लेख पब्लिश होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया 1955 में एक लेख पब्लिश होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। और इस लेख में इन्होंने विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग किया। लेकिन सबसे पहले विकास प्रशासन को क्रमबद्ध रूप से विश्लेषण करने का कार्य अमेरिकी विद्वान जॉर्ज गैंट के द्वारा किया जाता है। अमेरिकी विद्वान जॉर्ज गैंट के द्वारा किया जाता है। अमेरिकी विद्वान जॉर्ज गैंट के द्वारा किया जाता है। अमेरिकी विद्वान जॉर्ज गैंट की एक पुस्तक पब्लिश होती है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इनकी पुस्तक पब्लिश होती है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। concepts, goals and method 1979 में अमेरिकी विद्वान जॉर्ज गैंट की एक पुस्तक पब्लिश होती है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्सेप्ट्स, गोल्स एंड मेथड। 1979 में यह पुस्तक पब्लिश होती है और इस पुस्तक में यह विकास प्रशासन का विश्लेषण करते हैं, बृहद विश्लेषण करते हैं। इसलिए जॉर्ज गैंट को विकास प्रशासन का पिता कहा जाता है, फादर कहा जाता है। जॉर्ज गैंट को विकास प्रशासन का पिता कहा जाता है। और वहीं अवधारणात्मक रूप से इसको विश्लेषण करने का श्रेय एडवर्ड डब्ल्यू वीडनर को जाता है। एडवर्ड डब्ल्यू वीडनर को जाता है। एडवर्ड डब्ल्यू वीडनर ने विकास प्रशासन की अवधारणा का विश्लेषण किया है और इन्होंने भी विकास प्रशासन की विशद व्याख्या की है। और इसके बाद विभिन्न विद्वान इस श्रेणी में आ जाते हैं, विकास प्रशासन के क्षेत्र में आ जाते हैं। जैसे प्रोफेसर रिक्श होते हैं और ला पालुम्बरा हैं और वाटसन हैं इत्यादि विभिन्न विद्वान इस विकास प्रशासन का विश्लेषण करने लगते हैं। और इस विकास प्रशासन का प्रयोग स्पेशली किस संदर्भ में किया गया? तृतीय विश्व के संदर्भ में किया गया। उन पिछड़े राष्ट्रों के संदर्भ में किया गया, जैसे कि अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिका के देश, एशिया के देश, जो राष्ट्र अभी स्वतंत्र हुए हैं या साम्राज्यवाद से मुक्त हुए हैं या उपनिवेशवाद से मुक्त हुए हैं, उन राष्ट्रों का अपना तीव्रतम गति से विकास करना था। तो यह तीव्रतम गति से विकास कैसे संभव हो सकता था? विकास प्रशासन के द्वारा संभव हो सकता था, लोक प्रशासन के द्वारा संभव नहीं हो सकता था। लोक प्रशासन तो एक सामान्य व्यवस्था दे सकती है, लेकिन विकास प्रशासन के द्वारा हम तीव्र गति से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास कर सकते हैं। आइए समझते हैं विकास प्रशासन का अर्थ। यह जो विकास प्रशासन है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। विकास प्रशासन यानी कि विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब होता है निरंतर कार्य करते रहना। और प्रशासन का मतलब क्या होता है? सेवा करना। प्रशासन माने होता है सेवा करना। तो इस प्रकार विकास प्रशासन का अर्थ क्या हुआ कि ऐसा प्रशासन जो कि लोगों के विकास के लिए निरंतर गतिशील रहे, निरंतर कार्य करता रहे, उसको हम विकास प्रशासन कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकास प्रशासन में
सेवा का भाव निहित होता है। इसमें जनता का अधिक से अधिक कल्याण करना होता है, राष्ट्रीय हित का विकास करना होता है, राष्ट्र का विकास करना होता है, राष्ट्र का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास करना होता है। और ये जो विकास प्रशासन है, लोक प्रशासन की ही एक शाखा है, लोक प्रशासन का ही एक अंग है। लोक प्रशासन के अंतर्गत ही हम विकास प्रशासन का अध्ययन करते हैं। तो लोक प्रशासन में विकास का तात्पर्य होता है किसी सामाजिक संरचना की प्रगति की ओर बढ़ना, सामाजिक संरचना की प्रगति की ओर बढ़ना। इस प्रकार समाज में प्रगति की दिशा में जो परिवर्तन होता है उसे विकास की संज्ञा दी जाती है। विकास प्रशासन जो है वह निरंतर एक गतिशील प्रक्रिया है। यह क्या है? एक गतिशील प्रक्रिया है। यह हमेशा गतिशील रहती है विकास प्रशासन, यानी कि यह कभी रुकती नहीं है, यह हमेशा कार्य करती रहती है विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में हो। यह हमेशा कार्य, इन क्षेत्रों में हमेशा कार्य होता रहता है, कभी रुकता नहीं है, जब तक अपने देश का सर्वांगीण विकास न कर ले, जब तक कि अपने देश का सर्वांगीण विकास न कर ले। जहां हम देखते हैं कि लोक प्रशासन का लक्ष्य होता है लोगों को सुविधाएं देना। लोक प्रशासन का यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लक्ष्य क्या होता है? लोगों को सुविधाएं देना, कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखना, लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना, रोजगार देना, भुखमरी कम करना इत्यादि। ये सब लोक प्रशासन के उद्देश्य होते हैं। लोक प्रशासन का भी कार्य होता है क्या? इसका भी कार्य होता है लोक कल्याण करना, लेकिन यह गतिशील नहीं होता है। यह गतिशील नहीं होता है। जैसी व्यवस्था है उसी व्यवस्था के अनुसार यह कार्य करती रहती है। यह कोई परिवर्तन नहीं चाहती है, यह कोई परिवर्तन नहीं चाहती है। लेकिन विकास प्रशासन के अंतर्गत यह ऐसा परिवर्तन चाहती है जिससे कि लोगों को आधुनिक सुविधाएं मिल सके, देश का पूरा ढांचा परिवर्तित हो सके, और हम केवल लोगों की भुखमरी दूर न कर सकें, बल्कि ऐसा हम करें कि लोग स्वयं अनाज पैदा करें। हम ऐसा करें कि लोग स्वयं अनाज पैदा करें। जैसे हम देखते हैं कि 70 और 80 के दशक में, जब हमारा भारत 1947 में आजाद होता है, 70 और 80 के दशक तक हम लेते हैं कि खेतों में पैदावार बहुत नहीं होती थी, खेतों में पैदावार बहुत नहीं होती थी, अनाज बहुत कम हुआ करते थे, क्योंकि उस समय आधुनिकतम सुविधाएं नहीं थी, उस समय आधुनिकतम सुविधाएं नहीं होती हैं। लेकिन सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा नई नई तकनीकी लाई जाती है, नए नए बीज लाए जाते हैं, खाद पानी की व्यवस्था की जाती है, और जिसका परिणाम यह होता है कि उन्हीं खेतों में अच्छी पैदावार होने लगती है, उन्हीं खेतों में अच्छी पैदावार होने लगती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो 70-80 के दशक में या 50 के बाद जो भारत में मिल फैक्ट्रियां कल कारखाने होते हैं, उसमें श्रम अधिक लगता है और उत्पादन कम होता है। श्रम भी अधिक लगता है, उत्पादन भी कम होता है। लेकिन फिर भारत सरकार के द्वारा विभिन्न तकनीकियां मिल फैक्ट्रियों कारखानों में भी अपनाई जाती है। परिणाम यह होता है कि श्रम अब कम लगता है। अब क्या है? श्रम कम लगता है, पैदावार अधिक होती है। श्रम कम लगता है, पैदावार अधिक होती है। यानी कि 50-60 के दशक में जिस मिल फैक्ट्री में जिस मशीन के ऊपर 20 वर्कर कार्य करते थे, वहीं वर्तमान में हम देख सकते हैं कि उस मशीन को केवल 1 या 2 व्यक्ति चलाता रहता है, उसी मशीन से कार्य करता रहता है। तो यह क्या है? विकास प्रशासन है। देश का आर्थिक विकास करना, राजनीतिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, और ऐसा कार्य करना कि केवल सरकार सुविधाएं न दे, बल्कि उस राज्य में रहने वाले जितने भी लोग हैं, सब लोग इस सक्षम हो सके कि सब लोग रोजगार पैदा कर सकें। यानी कि केवल सरकार का कार्य नहीं है रोजगार पैदा करना, बल्कि व्यक्ति जो हैं, वहां पर व्यक्ति हैं, वहां पे जो विभिन्न संस्थाएं कार्य कर रही हैं, जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वह भी विकास की दिशा में योगदान कर सके। यानी कि इस विकास की प्रक्रिया में सभी को शामिल करना, यह विकास प्रशासन का लक्ष्य है। जो विकास प्रशासन है यह परिमाणात्मक है, यह गुणात्मक है, परिवर्तनोन्मुखी है। यह परिवर्तन भी चाहता है, समाज में परिवर्तन चाहता है, व्यवस्था में परिवर्तन चाहता है। हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा विभिन्न विकास संबंधी योजनाएं लागू की जाती हैं। उस विकास से सामाजिक बुराइयों को दूर भी किया जा सका है और सामाजिक परिवर्तन भी हुआ है। आइए देखते हैं विभिन्न विद्वानों ने विकास प्रशासन की कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहला नाम आता है प्रोफेसर वीडनर का। प्रोफेसर एडवर्ड वीडनर का कहना है कि विकास प्रशासन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए संगठन का मार्गदर्शन करता है। क्या करता है? संगठन, ऑर्गेनाइजेशन का यह मार्गदर्शन करता है। किसके लिए? सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन के लिए। और यह मुख्य रूप से एक कार्योन्मुख, लक्ष्योन्मुख प्रशासनिक प्रणाली पर जोर देता है।
यानी कि एक ऐसी प्रशासनिक प्रणाली हो जो कि कार्य करे, जो केवल कार्य करे, यानी कि कार्योन्मुख हो और लक्ष्योन्मुख हो, जिसके कुछ लक्ष्य निर्धारित हो, यानी कि हमेशा कार्य करते रहना, एक लक्ष्य बनाना, लक्ष्य लेकर उस कार्यों को पूरा करना। वहीं प्रोफेसर रिक्स का कहना है, कि विकास प्रशासन का संबंध विकास कार्यक्रमों के प्रशासन, बड़े संगठनों, खासकर सरकार की प्रणालियों, विकास लक्ष्यों की उपलब्धि करने के लिए नीतियां और योजनाओं को क्रियान्वित करना है। तीसरी परिभाषा है डोनाल्ड सी स्टोन का कहना है कि विकास प्रशासन निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त प्रयास के रूप में सभी तत्वों और साधनों का मतलब क्या है? मानवीय एवं भौतिक साधन, यानी कि यह संयुक्त प्रयास के रूप में सभी तत्वों का सम्मिश्रण है। इसका लक्ष्य निर्धारित समय क्रम के अंतर्गत विकास के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा परिभाषा दी गई है। ये जो हमने वीडनर की परिभाषा बताई, प्रोफेसर रिक्स की परिभाषा बताई, डोनाल्ड सी स्टोन की परिभाषा बताई, इस परिभाषाओं के आधार पर हम यह समझ सकते हैं कि विकास प्रशासन क्या है? यह गोल ओरिएंटेड है। यह क्या है? गोल ओरिएंटेड है। और वर्क ओरिएंटेड है। गोल ओरिएंटेड और वर्क ओरिएंटेड, यह विकास प्रशासन है। आमतौर पर विकास प्रशासन को एक निश्चित और निर्धारित कार्यक्रम की पूर्ति के लिए अपनाया जाता है, न कि हमेशा अपनाया जाता है। विकास प्रशासन को हमेशा नहीं अपनाया जाता है। लोक प्रशासन है यह हमेशा कार्य करता रहता है, लेकिन विकास प्रशासन कुछ लक्ष्य लेकर कार्य करता है। जब परिणाम सामने आ जाते हैं, रिजल्ट अच्छा आ जाते हैं, तो यह कार्य बंद कर दिए जाते हैं। इस विकास प्रशासन को बंद कर दिया जाता है, यानी कि यह कभी कभी इसको अपनाया जाता है, किसी विशेष कार्य के लिए अपनाया जाता है, विशेष उद्देश्य के लिए अपनाया जाता है। लेकिन हम प्रतिदिन के कार्यों के लिए लोक प्रशासन को अपनाते हैं। तो विभिन्न परिभाषाओं से विकास प्रशासन के विभिन्न तत्व उभर कर सामने आते हैं। जैसे इसमें पहला यह है कि यह निरंतर क्या है? यह निरंतर गतिशील है या प्रगतिशील है। विकास प्रशासन निरंतर गतिशील प्रक्रिया है और यह विकासोन्मुख है। यह केवल विकास करना चाहता है। विकास प्रशासन क्या चाहता है? केवल विकास करना चाहता है। जब विकास कार्य पूरा हो जाता है तब फिर यह ठप पड़ जाता है, यानी कि फिर यह रुक जाता है, फिर नए क्षेत्रों की तलाश करता है, नए क्षेत्रों में जाकर विकास कार्य करता है। और तीसरा तत्व जो है विकास प्रशासन का, यह लोगों के विकास के लिए एक संयुक्त प्रयास है। लोगों के विकास के लिए एक संयुक्त प्रयास है। कोई भी एक व्यक्ति राष्ट्र का विकास नहीं कर सकता है, समाज का विकास नहीं कर सकता है, बल्कि यह है कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की तरह कार्य करती है कि सभी लोग साथ मिलकर, सभी लोग संयुक्त रूप से सहभागी बनकर लक्ष्यों को पूरा करें, लक्ष्यों को प्राप्त करें। तो यह लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक संयुक्त प्रयास है। नेक्स्ट तत्व जो है सामने उभर कर यह आता है कि यह पिछड़े समाज का या पिछड़े देशों का विकास करना चाहता है। यह पिछड़े देशों का विकास करना चाहता है और पिछड़े देशों के विकास के लिए यह परिवर्तन करना चाहता है, आधुनिकीकरण करना चाहता है और पिछड़े देशों के विकास के लिए एक यंत्र की तरह से कार्य करता है। विकास प्रशासन जो है पिछड़े देशों के विकास के लिए एक यंत्र का या एक इंस्ट्रूमेंट का कार्य करता है। और विकास प्रशासन का जो पांचवा तत्व है वह यह है कि यह तृतीय विश्व के लिए कार्य करता है, तृतीय विश्व के विकास के लिए कार्य करता है। यह तीसरी दुनिया की समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण साधन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो विकास प्रशासन है यह मुख्यतः देश के विकास का कार्य करता है। किस प्रकार का विकास? सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन। जैसे कि भारत आजाद होने के पश्चात विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन करता है। यह राजनीतिक विकास भी करता है। राजनीतिक विकास में क्या करता है? जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार होती है तो लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, भागीदारी बढ़ाने के लिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्थापित करने के लिए, यानी कि यह क्या है? राजनीतिक सुधार है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्थापित करने के लिए
सबसे पहले 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना की शुरुआत की जाती है, परंतु जब यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल होता है तो 1957 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के विकास के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाती है, जिसको हम बलवंत राय मेहता कमेटी कहते हैं। और उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के लिए त्रिस्तरीय संरचना प्रस्तुत की, यानी कि ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर ब्लॉक, मध्यवर्ती स्तर पे प्रखंड पंचायत या जिसको हम ब्लॉक कहते हैं, और जिला स्तर पे जिला पंचायत या जिला पंचायत समिति या इसको हम जिला परिषद भी कहते हैं। इसी तरह से शहरी विकास के लिए नगर पालिका का गठन करने का सुझाव दिया गया। नगर पंचायत का गठन करने का सुझाव दिया गया, यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना की गई। तो ये क्या है? विकास प्रशासन की देन थी। इसी तरह से हम औद्योगिक क्षेत्रों में देख सकते हैं कि औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न देशों की सहायता लेकर अपना औद्योगिक विकास करना था। सामाजिक क्षेत्रों में देख सकते हैं कि एनजीओ के द्वारा, यानी कि इसमें गैर सरकारी संगठनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लक्ष्य को प्राप्त करना। तो इस तरह से विकास प्रशासन का उद्देश्य मनुष्य के हर गतिविधि से, इस तरह से विकास प्रशासन का लक्ष्य मनुष्य के हर गतिविधि से संबंधित है, हर प्रकार के विकास से संबंधित है, और यह तब तक कार्य करता रहता है जब तक इसको निश्चित क्षेत्रों में परिणाम प्राप्त न हो जाते हैं या उस क्षेत्र का निश्चित विकास न कर ले। तो इस तरह से हम विकास प्रशासन को गोल ओरिएंटेड कर सकते हैं, वर्क ओरिएंटेड कर सकते हैं, और यह डायनेमिक है, यह हमेशा गतिशील रहती है। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को विकास प्रशासन की अवधारणा, अर्थ और परिभाषा बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को विकास प्रशासन के उद्देश्य, विकास प्रशासन की विशेषताएं और विकास प्रशासन का क्षेत्र से अवगत कराऊंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।